नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। संचयन के आज हम दूसरे चैप्टर स्मृति का पठन करेंगे, जिनके लेखक हैं श्री राम शर्मा। और स्मृति पाठ क्यों और कहाँ से लिया गया, वो सारी बातें हम थोड़ी बहुत जानेंगे। और लेखक की कौन सी अवस्था में क्या उन्होंने कौन कौन सी घटनाएं उनके साथ घटी थी और उनका क्या कार्य था और उन्होंने उस वक्त क्या किया था, वो सारी बातें हम बता रहे हैं कि इस स्मृति पाठ में लेखक ने बाल्यावस्था की एक घटना का सजीव चित्रांकन किया है। सजीव का मतलब है कि उस वक्त उन्होंने वो सारी बातें महसूस की थी। इस कहानी का घटनाक्रम इतना रोमांचक शैली में लिखा गया है कि प्रत्येक क्षण परिस्थिति की गंभीरता को और सामने आए खतरे का वर्णन पाठ के कौतूहल आदि से लेकर अंत तक बनाए रहता है। बच्चों की सहज जिज्ञासा एवं क्रीड़ा कैसे कभी कभी उन्हें कठिन एवं जोखिमपूर्ण निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा करती है, उसका बहुत ही सजीव वर्णन प्रस्तुत किया गया है। मतलब कुल मिला के बात यहाँ पर ये बताई गई है कि कभी कभार अनजाने में जो बच्चे छोटे होते हैं उनसे कभी कभार बड़े गंभीर प्रकार के गुनाह या तो गलतियां हो जाती हैं, जिनमें कभी कभार उनकी जान को खतरा हो जाता है और उनका शायद ध्यान नहीं होता, पर वो एक मजाक जो है वो गंभीर स्वरूप धारण कर लेता है। जैसे 3 इडियट पिक्चर में हमने देखा है कि किसी एक व्यक्ति का वो कैमरा वाला उड़ना और वो सब सारा प्रोजेक्ट एक बनाना और किसी और के द्वारा उसको उड़ाना और फिर खुद अपने आप को नीचा महसूस करना और उसके बाद उसकी आत्महत्या कर लेना। तो ये सब सारी बातें यहाँ पर थोड़ी बहुत दिखाती है कि आप बचपन में कैसे माहिर होते हैं, छोटे बच्चों की सोच क्या होती है। थोड़ा बहुत लेखक श्री राम शर्मा के बारे में जरूर जानेंगे कि प्रारंभ में अध्यापन कार्य करने के बाद लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य सेवा में जुटे रहे। विशाल भारत के संपादक के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक माने गए हैं। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं शिकार बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव। शिकार संबंधी पुस्तकें भी इन्होंने बहुत सारी लिखी है। सेवाग्राम की डायरी एवं सन 42 के संस्मरण इत्यादि, और जिनका समय काल रहा है 1896 से लेकर 1967, ये इनका जीवन काल रहा है। और इनका यह पाठ बहुत ही जबरदस्त एक रोमांच पैदा करता हुआ पाठ यहाँ पर कवि ने या लेखक ने, हम जिसको कहते हैं, जो अपनी एक अद्भुत शैली में उन्होंने प्रस्तुत किया है। जैसे कविता होती है तो उस कविता के रस को हमें देखना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो इस पाठ की भी हम वो सारी बातें महसूस करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे किस तरह से ये सारी जानकारी हमें मिलती है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा कि मैंने पहले लिखा हुआ है कि ये बात कब किस वक्त की है, पुरानी है, क्योंकि लेखक तो बड़े हो चुके हैं हालांकि, ठीक है। तो उनका पहला जो मुद्दे हमने सारे रखे हैं, उनमें से पहला मुद्दा है 1908 की पुरानी बातें होना या बात होना, बहुत पुरानी, जब वो छोटे थे। बेर खाने, दूसरा पॉइंट है बेर खाने का अपराध। तीसरा मुद्दा है डाक खाने जाने का आदेश मिलना, कुएं में ढेला फेंक कर मजा लेना, जो अक्सर बच्चे करते हैं, जो तालाब में एक पत्थर जोर से फेंका जाता है और वो फिर पत्थर वो कट 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 एक अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है और वो दूर उड़ता चला जाता है। कुएं में पत्थरों का अचानक से गिर जाना। और छठा मुद्दा है डर के मारे छोटे भाई का जोर जोर से फफक कर रोना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह बात बताई गई है कि बच्चे अक्सर हमेशा सामान्य परिस्थितियों में घबरा जाते हैं और वो उन मुश्किल हालातों का सामना इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें वो अनुभव ही नहीं होता, तो वो कहाँ से करेंगे। तो आइए अब पाठ की शुरुआत करते हैं, गौर फरमाइएगा। सन 1908 की ईस्वी सन की बात है, दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ा मतलब जोरदार ठंड पड़ रही थी। यहाँ अलग जाड़े का मतलब शायद गुजराती में अलग होता है, ध्यान देना। और थोड़े दिन पूर्व ही बूंदाबांदी हुई थी, इसीलिए शीत की मतलब ठंडी की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे,
कई साथियों के साथ मैं जरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। शाम थोड़ी बहुत होने वाली होगी और मैं मतलब लेखक जो है वो अपने दोस्तों के साथ जरबेरी के बेर, थोड़े बहुत जो बेर छोटे छोटे आते हैं वो खाने का बड़ा मजा आता है। और छोटे जब होते हैं ना तब ये सब नादानी शैतानी जो होती है वो उसमें हमें कोई अपराध की कोई भावना नहीं होती है, परंतु उसमें हमें बहुत निर्मल आनंद प्राप्त होता है। यहाँ पर लेखक भी वही कर रहे थे और वह बेर तोड़ने का खाने का कार्यक्रम चल रहा था और उतने में ही गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई साहब बुला रहे हैं, बड़े शीघ्र घर लौट जाओ। शीघ्र मतलब जल्दी। मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था इसलिए सहमा हुआ चल रहा था। आपने देखा होगा हर बार ज्यादातर ऐसे देखा जाता है कि भाई छोटे बच्चों को जब भी घर में पेशी होती है और ज्यादातर माँ बाप का सर्वप्रथम जो दृष्टिकोण होता है कि भाई उसकी गलती होगी और पहला ही प्रश्न कहाँ था भाई, क्या कर रहा था, किसको पूछ कर गया था। पर यही सारी बातें हमेशा बच्चों को ज्यादातर पसंद नहीं होती, तो एक मन में थोड़ा बहुत डर था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते वह घर में घुसे। आशंका थी, एक शंका थी कि बेर खाने के अपराध में पेशी तो न हो जाए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि घर जाते वक्त लेखक के मन में कौन सा डर था। तो यहाँ बात बताई गई है कि शायद बेर खाने के अपराध में पेशी तो न हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब सुकून मिल गया कि अब कुछ नहीं होगा, वैसे भी वो पत्र लिख रहे हैं और हम जो है वो धीरे 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 घर में चले जाएंगे। ठीक है, फिर अब पिटने का भाई दूर था और हमें देखकर भाई साहब ने कहा इन पत्रों को ले जाकर तत्काल मक्खनपुर डाक खाने में डाला। ध्यान रखना कि हमारी दो तीन बातें अब मतलब आ रही है तीसरे पॉइंट में। पहली बात कि 1908 की पुरानी बात हो चुकी है, बेर खाने का अपराध जो था वो मन में डर था कि शायद मारना पड़े। तीसरा पॉइंट जो अभी हमने बात की है डाक खाने जाने का भाई साहब के द्वारा आदेश मिलना। ठीक है, और फिर होता क्या है, तेजी से साहब ने कहा इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालाओ और तेजी से जाना जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए। ये बड़ी जरूरी है। मतलब उस वक्त के जमाने में उतनी सुविधाएं या उतने फैसिलिटी, आजकल के जो बच्चे एक्टिवा और प्लेजर और बाइक और ये और वो लेकर जो घूम रहे हैं बिना लाइसेंस के, हालांकि वो अपराध है और उस वक्त तो चलते चलते जाना था। तो भाई साहब ने मतलब ऐसा संदेश दिया, एक विस्तृत जानकारी भी दी कि भाई आप लोग जो है वो तेजी से जाना और वो चिट्ठियां वहां पर चली भी जाए उस डाक खाने में जो शाम वाली बस है उसमें से या गाड़ी में से, और तेजी से वापस आ जाना ताकि अंधेरा ना हो। तो ये सब सारी बातें भाई साहब ने तय कर ली थी कि क्या होने वाला हो, पर हकीकत में क्या होने वाला था वो खुदा ही जानता है। जाड़े के दिन थे ही 30 पर हवा के प्रकोप से कंपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा कानों को। और उस वक्त कोई नए जमाने का फैशन नहीं था कि जींस पैंट पहन लिया, शर्ट पहन लिया। आजकल के जो हमने जो कपड़े पहने हुए या आजकल के जो बच्चे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े उस वक्त भारत में नहीं चलते थे। ये तो अंग्रेजों की देन है। ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा बोला जाता है मजाक मजाक में कि भाई अंग्रेज आए वो हमारी धोती नहीं ले गए, पर वो हमारी रस्म, हमारे जो रिवाज है वो धोती पहनने का वो जो उन्होंने कार्यक्रम नहीं रखा, पर उनके अंग्रेजी पातलून जो पैंट हम पहनते हैं और वो जींस वगैरह और वो जो भी है वो सब सारा हमने अपना पहनावा जो है वो हमने अब बदल दिया है। तो उसको उन्होंने धोती से कान बांध दिए क्योंकि कान में हवा जा रही थी, ठंड लग रही थी। और माँ ने भूंजाने के लिए, थोड़े बहुत खाने के लिए चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मुंह था उतना उस समय या इस समय, उस समय की बात और इस समय की बात दोनों का फर्क बताया गया। इस समय में राइफल से भी नहीं, मतलब उस वक्त वो जो छोटा डंडा होता है, आप लोगों ने शायद गौर फरमाया होगा, छोटे बच्चे टायर होते हैं, टायर को एक लकड़ी से ऐसे मार मार के चलते हैं, उनमें उसको बहुत मजा आता है। उसको आप फिर वो गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, नौकर दे दो, चाकर दे दो, उससे कोई उसका मन है वो उसी में संतुष्टि प्राप्त करता है। ये बात जो है वो यहाँ पर बताई गई है। और आज बड़े होने के बावजूद भी राइफल अगर दे दे कोई, तो भी वो कोई मतलब नई बात नहीं है, कोई शौक या कोई गम मनाने की बात नहीं है और कोई खुशी उतनी ज्यादा मनाने की भी बात यहाँ पर नहीं है। और मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था, मतलब कि इन्होंने अब तक बहुत सारे सांपों को इस डंडे से मारने का अनुभव प्राप्त कर लिया था। अब बात धीरे धीरे कहानी मोड़ ले रही है। मक्खनपुर को
मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रति वर्ष उससे आम झूले जाते थे, तोड़े जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता, मतलब जाते वहां से बेर तोड़ते या तो फिर आम तोड़ते और तबीयत से खाते और बहुत मजे करते। ध्यान, ठीक है। फिर वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता, मतलब हमारा मित्र है यूं प्रसन्न बदन, मतलब दोनों खुश हाल चेहरे से। उनको शायद ये पता था कि अब तो हम मजा करने वाले हैं भाई साहब पे काम। और आपने एक बात नोटिस की हो तो कि छोटे बच्चों को अगर काम देते हैं ना तो वो दौड़ भाग के तुरंत करते हैं, मैं करूं मैं करूं मैं करूं, ठीक है। और फिर वो तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, उस वक्त वो टोपी पहनते थे तो टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। आजकल के जो हम कपड़े पहनते हैं उनमें जेबें होती हैं, कुर्ते में और उस वक्त की धोतियों में ऐसे कोई सिस्टम, ऐसे कोई दर्जी थे ही नहीं कि जो वो पॉकेट अंदर हो और उसमें सारी वस्तु रखी जाए, ऐसे कपड़े बनाए, ऐसा उस वक्त नहीं था। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में, मतलब उछलते कूदते मतलब जल्दी जल्दी भागा भागी में, एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। मतलब जो हर रोज का आना जाना उनका रास्ता होता है, और उस रास्ते पर, रास्ते की बात है कि वहां पर एक कच्चा कुआं था और शायद वो 24 हाथ गहरा था और उसमें पानी न था और उसमें एक अति भयंकर सांप रहता था। प्रश्न ये होता था उनको शायद कि इसमें सांप कैसे गिर गया, वो एक अलग बात है, पर था जरूर और वो भी जहरीला है, ठीक है। कारण कुछ भी हो, हमारा उस कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। मतलब कि सिर्फ 2 महीने पहले हमें पता चला कि इस कुएं में सांप जो है वो रहता है और हम उसे देखकर मजा, आनंद, निर्मल आनंद प्राप्त करते थे। बच्चे नटखट होते हैं, सीधी बात है। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। लेखक खुद कह रहे हैं बड़े होने के बावजूद कि हम सब बंदर की तरह थे, बंदर वेड़े करते थे, हम सब परेशान करते थे लोगों को, मजा आता था। वो जो स्वभाव था हमारा, हंसना, ठिठौली करना, मनोविनोद करना, ये सब सारी बातें बताई गई है। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी, मतलब इलाओ जरा अंदर देखते हैं कि कुएं में क्या है। और सबसे पहले उझकने वाला मैं खुद, मतलब सरदार खुद ही थी, और कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है, मजा आता है। जैसे छोटा सा पानी का थोड़ा कीचड़ भरा हुआ होता है या तालाब या नदी होती है, तो उसमें बच्चे अक्सर जो है वो पत्थर फेंकते हैं और टप करके एक आवाज आती है, तो उनको बहुत मजा आता है। वो पानी के अंदर पत्थर जाता है, पानी ऊपर होता है, फिर वो एक गोल 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 प्रकार की जो पानी की जो लहरें बनती है वो देखने का मजा आता है। यहाँ पर आवाज कैसी होती है वो सुनने में अपने बोली की जो प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। वो कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी और अंदर कौन था? सांप पड़ा हुआ था। जैसे, और सांप वो उसकी सुनने की शक्ति जो बहुत अद्भुत होती है। तो बात ये हो जाती है कि वो ढेला फेंकते हैं और अचानक अंदर से फुसकार की आवाज आई, ठीक है। और कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलो लेते, ठीक है, ध्यान। और करता हुआ मृग समूह, वो कैसे चकित हो गए? तो किल्लोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। मतलब अगर शांत वातावरण है और मृग जो है वो चल रहे और अचानक से कोई शेर या चीता या बाघ या जंगली कुत्ता या भेड़िया आ जाए और जिस तरह से वो चकित होते हैं उस तरह से लेखक जो है वो चकित हो जाते हैं। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण, ध्यान रखना है यहाँ पर, क्रोध सांप को आ चुका था, क्रोधपूर्ण पुरस्कार या जैसे मतलब सॉरी फुसकार पर कह लगाया कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, कैसी आवाज आ रही है, और वैसे भी सांप हमें कहाँ डसने वाला है। ये एक अति आत्मविश्वास जो था वो शायद कब भारी पड़ जाता है इनको ज्ञान ही नहीं था। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। लेकर घर बार जाते थे, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने मुद्दा रखा कुएं में ढेला फेंककर मजा लेना कि भाई एक हाथ ऐसे मतलब ऐसे रखना, फिर वो ढेला ऐसे या तो ऐसे फेंकना और उस सांप की फुसकार की आवाज सुनना। ये एक रोज से आदत हो गई है और सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस वक्त बहुत बड़ा काम समझा। बहुत बड़े मतलब तीर मार लिए, पहाड़ तोड़ लिए, हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है, ऐसी छोटे बच्चे जो वो बात मानते थे। इसलिए जैसे ही हम दोनों कुएं की
ओर से निकले। कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई, आत्मा जागृत हो गई और कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे, ध्यान रखना, जैसे एक मृग शावक, मतलब मृग का बच्चा जैसे मतलब मृग होता है, तो उस मृग का शावक जो है वो मृग के हर जगह पर उसके पीछे पीछे हमेशा दौड़ा भागा करता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा होता है, उसको डर होता है कि अगर मैं अपने बड़े समूह से अगर दूर हो गया तो शायद मेरी मृत्यु हो सकती है। इसलिए यहाँ पर भी वह छोटा मृग शावक जैसे होता है वैसे ही छोटा भाई बड़े भाई साहब के साथ जुड़ गए। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। ध्यान रखना, अब यहाँ पर मैंने एक मुद्दा लिखा है, कुएं में पत्थरों का गिरना पर वो अनजाने में गलती से हो जाता है। और कैसे होता है? जब बहुत बार ऐसा होता है हमारे दिमाग में कि जिस बात का डर होता है वही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बात की जाती है कि मुझ पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। देखो क्या कहते हैं, एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढीला गिरा तो दिया, पर मुझ पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगाया नहीं, यह बात का अब तक कोई स्मरण ही नहीं रहा। पर टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर पड़ी। जैसे ही जल्दबाजी में वो पत्थर डालने गए, वो चिट्ठियां उस टोपी के अंदर थी और सीधे ही वो जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया, जिसका डर था वही हुआ। और अकस्मात दुर्घटना स्वरूप जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से आहत होकर निकल जाती है, उसी तरह से वह तड़पता रह जाता है। उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। सोच लो, और उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, पर ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिरते बच गया। शायद चिट्ठियां तो गिर जाती, शायद ये बंदा भी गिर जाता, शायद लेखक भी खुद गिर जाते। ध्यान रखना, कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। अब यहाँ पर भी बात बताई है, ध्यान रखना सारे मित्रों, कि छोटे बच्चे अक्सर होते हैं वो काम तो कर लेते हैं, पर जब वो काम बिगड़ जाता है, या तो टूट जाता है, या तो रह जाता है, या तो अधूरा छूट जाता है, या तो गलती हो जाती है, या तो पूरा नुकसान हो जाता है, तब देखो यहाँ पर डर के मारे छोटे भाई का रोना और उस बड़े भाई का उनको देखकर भी रोना, दोनों का फफक कर रोना ही संभव हो चुका था। और कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई ढांढे मारकर, अरे भाई चुप हो जा, कुछ नहीं होगा, वो ढाढ़स बंधा रहा था, अरे ये तो हर रोज का काम है, हम नीचे जाएंगे, चिट्ठियां निकाल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सब बातें कर रहे वो भाई साहब जो है वो उन्हें समझा रहे थे और ढाढ़े मारकर, और मैं चुपचाप आंखें डबा कर, मतलब भाई साहब तो जोर जोर से रो रहे थे, पर मैं कहाँ रो, वो बातें जो है वो उनके जहन में, दिमाग में बैठ गई थी। उफान, पतीली में उफान, मतलब जैसे उबाल आता है, उफान आता है, आने से ढकना ऊपर उठता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने का भय और उद्वेग, मतलब बेचैनी, घबराहट से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कोपलों पर आंसू लुढ़क जाते थे। मतलब आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे जो है वो भगवान का स्वरूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर बार अगर उनकी गलतियां होती है ना तो तुरंत ही रो देते हैं, वो तुरंत ही घबरा जाते हैं, वो अपनी गलती हमेशा स्वीकार करते हैं। हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं करूंगा। शायद वो ऐसा करके वही गलती दोबारा या तीसरी बार या चौथी बार भी करते, पर वो एक क्या बोलते हैं, निस्वार्थ भावना होती है। और आजकल जो बड़े लोग होते हैं वो शायद उनके स्वार्थ कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर छिपे हुए होते हैं। अब बात ये हो गई कि कपड़ों पर वो आंसू जो है वो ढुलक तो जाते थे, माँ की गोद की याद आ जाती थी कि माँ की गोद में अगर होते ना तो बहुत अच्छा होता, ये सब झंझट ही नहीं होता, ठीक है। और चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे, कोई बात नहीं बेटा, चिट्ठी या फिर लिखी जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा। पर इनको इतनी बातें वो रह के अब याद आता है, घटना घटित होने के बाद इनको पता चलता है कि ये सब हुआ है। ध्यान रखें। अब क्या होता है,
तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए। अब उस झूठ या उस गलती को छिपाने के लिए और गलतियां करने के विचार जो है लेखक के मन में चले जा रहे थे, और ऐसा उनको लगा शायद कि बहुत सारी मिट्टी डाल दो, कोई चिट्ठियां देखेगा नहीं, अंदर कोई सांप की वजह से जाएगा नहीं, किसी को पता चलेगा नहीं, और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठियां तो हम डाल रहे हैं, पर उस समय मैं झूठ बोलना नहीं जानता था। उस वक्त लेखक झूठ बोलना नहीं जानते थे, पर एक बात उन्होंने ये भी नहीं सोची कि शायद अगर चिट्ठियां गिर गई है, जो होना था वो हो चुका है, उसके ऊपर हमने मिट्टी डाल दी, तो जहां पर पहुंचनी चाहिए थी वहां पर नहीं पहुंचे हैं, तो वो बात आज नहीं तो कल, एक आध 2 महीने बाद भी पता तो चलने ही वाली थी कि भाई हमने तो आपको चिट्ठियां दी थी, आप कहां उसको खोकर आ गए। ये बात जो है वो इन्होंने सोची नहीं थी। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती, बराबर की मार पड़ती, जोरदार फटकार होती, डांट फटकार मिलती, और लोगों मतलब घर के लोगों का गुस्से का सामना करना पड़ता। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता है, और सच बोलकर पिटने का भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था बैठा बैठा। इसी सोच विचार में 15 मिनट तो होने को आए। सोच लो इतना समय होने के बाद हुआ ये कि इतने में तो क्या होने वाला था कि 15 मिनट तो हमने गवा दिए थे ऑलरेडी, उतना समय तो जा चुका था। ठीक है, देर हो रही थी, और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा। दिन मतलब कोई जवान या बूढ़ा या नहीं होता, पर बुढ़ापा मतलब धीरे 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 अब शाम से रात होने वाली थी। बुढ़ापा मतलब इस प्रकार की बात बताई गई है यहाँ पर। बुढ़ापा बढ़ना मतलब कोई दिन में कोई बूढ़ा नहीं हो जाता, ध्यान रखना, ठीक है। और कहीं भाग जाने को तबीयत करते थे कि काम करे, घर भी नहीं जाते, इधर भी नहीं जाते, उधर भी नहीं जाते, कहीं और जगह भाग जाते हैं, ध्यान रखना। और पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार की, अगर हमें घर वालों ने काम सौंपा है तो सीधी बात है यह काम हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। और पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी जो तलवार है वो कलेजे पर फिर रही थी कि अब क्या किया जाए जिसके कारण शायद अब चिट्ठियां निकालने का जो प्रयास है हमारा वो आसान हो जाए और हमारा नुकसान भी ना हो, चिट्ठियां निकल जाए, हम वहां पर जाकर चिट्ठियां डालकर वापस सुख समेत घर लौट जाए। पर वो बच्चों की सोच है, जब शिशु बाल मन जो होता है वो उतना सशक्त नहीं होता, वो उतनी क्रिएटिविटी जो होती है जो आजकल के बच्चों में होती है। उस वक्त लेखक की 1908 की जो ये बात है, उस वक्त वहां पर लेखक के मन में ये सोच बिल्कुल आती ही नहीं थी, ठीक है। दृढ़ संकल्प, ध्यान रखना, दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां हमेशा कट जाती है। मतलब संकल्प अगर हमने कर लिया है लक्ष्य प्राप्त करने का, तो वो तो कोई भी किसी भी जगह से हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई, कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निर्णय ले लिया। या कुछ भी हो जाए, मुझे कुएं में जाना है, चिट्ठियां निकालनी है, उसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले। मतलब कि अगर किसको मरना ही है, जिसको आत्महत्या करनी है, जिसको रेल की पटरी में सो ही जाना है, उसको पता है कि रेल की पटरी पर ट्रेन आने वाली है, ठीक है। हाँ, शायद ट्रेन को आप हिंदी में, ट्रेन ये अंग्रेजी शब्द है, ट्रेन को हम हिंदी में लोहपथगामिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहपथगामिनी, कि भाई उस व्यक्ति को मरना है, उसे कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ पर भी यही बात थी कि अब मजबूरन और जबरन चाहे कुछ भी हो जाए, चिट्ठियां तो निकालनी ही है, ठीक है। और कोई जानबूझकर मौत का मार्ग स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से पिटने के लिए तैयार हो जाता है। और फल, उसे फल की क्या चिंता है? फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। तो उसे ये क्या पता था? भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि सिर्फ कर्म करते रहना है, फल तो किसी और शक्ति पर निर्भर करता है। जो होगा सो देखा जाएगा। हमेशा इसलिए लोग बोलते हैं कि जो होगा सो अच्छा होगा। जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होने वाला है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर्म सांप से पीटने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की
ठानी, मतलब कुल मिला के कि एक सामान्य सी जो बात है कि भाई कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैं आसानी से, हर रोज़ की बात है तो ये कोई नई बात नहीं है, मैं नीचे जाऊँगा, इकट्ठे सोते हैं, मैं नीचे जाऊँगा, चिट्ठियों को आराम से एक तरफ से ले लूँगा और फिर धीरे धीरे करके ऊपर आ जाऊँगा। ठीक है, अब घुसने की ठानी, और बात ये बताई गई है यहाँ पर कि पहले जो सोचा था कि मैं सांप को मार दूंगा, चिट्ठियाँ उठा लूंगा और फिर अपने बलबूते पर वापस आ जाऊंगा, ऐसा सोचा है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिन जिन चीज़ों को, जिन बातों को सोचते हैं, वो सारी बातें अक्सर उल्टी पड़ जाती हैं और उसका परिणाम जो है वो बहुत ही विपरीत प्रकार का आता है, जो हमने कभी जिंदगी में सोचा न हो। या रखना दोस्तों, जिन जिन बातों की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि हम घर जाते हैं और अचानक ऐसा सोचते हैं कि आज विद्यार्थियों की बात है कि घर जाके सोचते हैं कि वो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी तो शुक्रवार को होमवर्क बताना है या तो सोमवार को बताना है, तो संडे लिख लिया जाएगा, 2 दिन आराम से घूमते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, टाइम पास करते हैं। रविवार शाम को याद आता है कि अरे यार ये होमवर्क तो रह गया। उसके बाद अचानक कोई मेहमान आ जाता है, कहीं बाहर जाना होता है, वो सारा काम काज धरा का धरा रह जाता है और दूसरे दिन फिर आ बैल मुझे मार। उसी तरह से पिटाई जो है वो शायद अब तो नहीं होती है स्कूलों में, पर थोड़ी बहुत एकाध दो शब्द सुनना या तो फिर अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाना या तो फिर बच्चे को झूठ बोलना कि सर मैंने होमवर्क तो कर लिया है, पर मेरी नोटबुक मेरी जो है वो घर पर रह गई, नोटबुक जो है घर पर है, आप जाके फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आजकल के विद्यार्थी जो है वो शायद बहुत बार ऐसी बातें लोगों को बताते हैं और लोग उनकी उन बातों पर कभी कभार प्यार से मुस्कुरा देते हैं। कोई नई बात नहीं है, विद्यार्थी अक्सर बात को पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा, विद्यार्थी को पता नहीं है इसका परिणाम क्या होगा, इसलिए वह बोलता है। अब आगे बात हम लेते हैं कि क्या, कैसे, किस प्रकार से यह योजना बनाई तो है, पर इस योजना का कितना सफल होना और कितना असफल होना, ये बात देखते हैं। छोटा भाई होता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मतलब मुझे नीचे बुला रही है। बात जोरदार यहाँ पर वाक्य लिखा है कभी लेखक ने बहुत जबरदस्त बात है कि मेरा भाई बैठे बैठे वहां पर रो रहा था, मैं उसको ढाढ़स बंधा रहा था, आश्वासन दे रहा था, सांत्वना दे रहा था, पर अब वो रो रहा है, इसका मतलब चिट्ठी अभी मुझे नीचे लेने जाना ही पड़ेगा और शायद मेरी मौत जो है वो हो सकती है, मेरी मौत नीचे मुझे सांप के स्वरूप में, डसने के स्वरूप में मुझे बुला सकती है। फिर यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वास्तविक मौत और सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी हुई थी, पर उस नग्न मौत से प्रेम मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ, एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई, इस तरह से 5 धोतियों का जुगाड़ किया इन भाई साहब ने। अपनी बड़ी चतुराई का इस्तेमाल किया और धोतिया और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी, मतलब रस्सी की तरह हो गया। कुएं में कोई सुपरमैन की तरह उड़कर जाने वाले नहीं थे या कूदने वाले नहीं थे, हीरो नहीं है पिक्चर के फिल्मों की तरह, ठीक है, ये नीचे गए, साथ को मारा, चिट्ठियां ली और चलो बाहर, नहीं ऐसा तो था नहीं, ठीक है। तो वो सारी धोतियां एक दूसरे से खूब बांधी और खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी है या नहीं। मान लीजिए कि आधे में उतरे और एक गांठ छूट गई तो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, शायद सब सारा काम जो है वो धरा का धरा रह जाएगा और अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखना चाहते थे। धोती के एक सिरे पर डंडा बंधा और उसे कुएं में डाल दिया, दूसरे सिरे को डेंग, वह लड़की जिसे पर चरस्फूट टिकता है, के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था उस वक्त। सोच लो, छोटा भाई कितने वर्ष का था? 8 वर्ष का था। सीधी बात है, 5, 7, 8, 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें उतनी वो मैच्योरिटी लेवल, उनमें उतनी वो समझ नहीं होती है, फिर भी वह बहुत मजबूती से संघर्ष करके ये चिट्ठियां बाहर निकलने का निर्णय ले रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा, मतलब उतरने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं में नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण था कि इससे पहले मैंने अनेक सांपों को मार दिया था। कारण ये था कि भाई साहब ने अनेक सांपों को मार दिया था। तो आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे और इस पहले अंश में
ये सारी बातें आपने देखी होगी, ये सारे मुद्दे हमने ले लिए। अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम ये बाकी का अंश पढ़ेंगे। धन्यवाद।